गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने जो पिछली क्लास थी उसमें बात की थी अपने कक्षा 12 इतिहास का जो 11वां चैप्टर था जिसका नाम था अपने 1857 की क्रांति या 1857 का आंदोलन। इसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने 1857 की क्रांति कब हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटेन की महारानी कौन थी और 1857 की क्रांति का नेता जो है वो किसे चुना गया। ऐसे कई मुद्दों पर अपने चर्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। आज अपने उससे आगे के बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का अपना क्वेश्चन है भैया, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ था। मतलब भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले औपनिवेशिक शासन या सबसे पहले उपनिवेश जो है वो किसे बनाया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं भैया अपने टॉपिक की। देखो, अपने पहला पॉइंट जो आ रहा है वो है अफवाहें और भविष्यवाणियां। अपने 10 मई 1857 को भैया 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अब इस विद्रोह के समय लोगों को एकत्रित करने के लिए या लोगों को संगठित करने के लिए या एक प्रकार से कहे कि लोग जो है वो अधिक से अधिक इस विद्रोह में भाग ले, इसके लिए कैसी अफवाहें की गई, किस प्रकार की भविष्यवाणियां की गई, उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ पर अपने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1857 क्रांति के समय लोगों को एकजुट करने के लिए या विद्रोह में भाग लेने के लिए कौन कौन सी अफवाहें या भविष्यवाणियां की गई। तो देखो, अफवाह में बात करें भैया, पहली अफवाह जो उड़ी थी वो क्या उड़ी थी, अपने गाय और सूअर की चर्बी। मतलब भैया यही अपने एक बात कहे तो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका तात्कालिक कारण भी यही था, यही अफवाह थी। अफवाह इस प्रकार की अफवाह फैल गई कि जो राइफल है, मतलब जो बंदूक थी एनफील्ड राइफल जिसका नाम था, उस बंदूक में जो कारतूस लगता था उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का क्या होता था, आवरण छड़ा हुआ था। तो अपने गाय जो है वो हिंदू धर्म के लिए पूज्य है, गाय का मांस हिंदू धर्म के लोग नहीं खाते और मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है वो सूअर का मांस नहीं खाते। तो इस प्रकार की एक अफवाह फैला दी गई कि इन कारतूसों के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है उसमें किसकी चर्बी मिली हुई है, गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस अफवाह से लोग क्या हो गए, विद्रोही हो गए। एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी और हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए, एकजुट हो गए। दूसरी अफवाह यह आती है कि जाति और धर्म क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये गाय और सूअर की जो चर्बी है ये कारतूसों के लगी हुई है और इस कारतूस को जब अपने मुंह से तोड़ेंगे तो अपने गाय और सूअर की चर्बी अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इससे क्या होगा, अपने जाति और धर्म क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। यह सोच भी जो है वो लोगों को एकजुट करने में क्या हुई। अरे सीधी सी बात है भैया, भारत में 90% जो जनसंख्या है वो किसकी है, हिंदू और मुसलमानों की। तो हिंदू और मुसलमानों की ही मेन अपनी जनसंख्या है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय दोनों ही क्या हो गए, एक हो गए। क्यों? क्योंकि एक और गाय की चर्बी, दूसरी ओर सूअर की चर्बी, और दोनों का ही मांस जो है वो दोनों ही संप्रदाय के लोग नहीं खाते हैं। तीसरा है भैया कि जो बाजारों में आटा मिल रहा है उसमें भी यह अफवाह फैला दी गई कि उस आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का क्या मिलाया गया है, चूरा मिलाया गया है। इस प्रकार की अफवाह फैल गई कि जो बाजार में आटा मिल रहा है उस आटे में किसकी हड्डियों का चूरा है, गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा है। इसके अलावा जो अंग्रेज थे भैया, इन अंग्रेजों ने भारत के अंदर भारतीय लोगों को या जो हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के लोग थे उनको कौन सा धर्म स्वीकार करने पर बल दिया गया, ईसाई धर्म अपनाने के ऊपर क्या दिया गया, जोर दिया गया। मतलब अंग्रेज जो थे अंग्रेजों ने यहाँ पर ईसाई धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से भी लोग जो है वो 1857 की क्रांति में क्या हो गए, एकत्रित हो गए। इसके अलावा यह चपातियां बांटना। जब देखो भैया 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी उस समय क्या हुआ था, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में चपातियां बांटी गई थी। कमल के फूल और चपाती, जो एक प्रकार से अपने कहे तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था ये, ठीक है। तो ये चपातियां बांटी गई और ये चपातियां जो थी वो किसका संकेत थी, विद्रोह का संकेत थी। तो ये कुछ अपने अफवाहें और भविष्यवाणियां हैं जो 1857 की क्रांति के दौरान फैली थी और जिनके माध्यम से लोग क्या हुए, एकत्रित हुए या संगठित हुए। क्लियर है।
अब बात करते हैं भैया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सहायक संधि फर्ता। कई बार ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आता है भैया सहायक संधि फर्ता क्या है, इसकी शर्तें क्या है, या यह सहायक संधि फर्ता कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई। देखो सबसे पहले यह फर्ता भैया भारत में 1798 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यह 1798 ईस्वी में लागू की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 ईस्वी में भारत में कौन सी फर्ता कायम की गई? सहायक संधि फर्ता। इस फर्ता को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था? देशी राज्यों को हड़पना। मतलब यहाँ की जो देशी रियासतें थी, देशी जो शासक थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी रियासतों को क्या कर ले? हड़प ले। इसलिए यह सहायक संधि फर्ता 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई। अब इसकी शर्तें क्या है? शर्तें भैया, पहली शर्त तो यह है कि इसके अंतर्गत एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखना होगा। मतलब जो भी राज्य है, जो भी राजा है, सहायक संधि फर्ता को स्वीकार करेगा, वह क्या रखेगा? अपने यहाँ पर एक सैनिक रेजिमेंट रखेगा। मतलब इसके यहाँ पर एक क्या रहेगी? सैनिक टुकड़ी रहेगी। कौन सी सैनिक टुकड़ी? अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त क्या थी कि उसका व्यय जो है वह भी उसी राज्य द्वारा किया जाएगा। मतलब जो सैनिक टुकड़ी रहेगी ना, उसका खर्चा भी कौन उठाएगा? वही राज्य उठाएगा। समझ रहे हो? मतलब सैनिक टुकड़ी किनकी? अंग्रेजों की रहेगी। कहां? जो राज्य संधि स्वीकार करेगा उसके यहाँ पर, और उसका खर्चा भी कौन उठाएगा? वह राज्य उठाएगा। अब इसके बदले में अंग्रेज क्या देंगे? अंग्रेजों ने इसके बदले में यह कहा कि हम आपको बाहरी और आंतरिक सुरक्षा देंगे। मतलब हम आपकी बाहरी खतरों से और आंतरिक खतरों से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। किसकी? जो सहायक संधि फर्ता को स्वीकार करेगा। इसके अलावा एक शर्त यह थी कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना या ना तो कोई युद्ध कर सकते हैं और ना ही किसी अन्य रियासत के साथ में संधि कर सकते हैं। मतलब जिसने सहायक संधि फर्ता स्वीकार कर ली, वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना ना तो किसी दूसरे राज्य से युद्ध कर सकता है और ना ही किसी दूसरे राज्य या रियासत के साथ में संधि कर सकता है। अब यह कई ऐसी रियासतें थी जिन्होंने यह सहायक संधि फर्ता स्वीकार की थी। हालांकि अपने बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और अवध, ये ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने भी यह सहायक संधि फर्ता को क्या किया था? स्वीकार किया था। और अवध जो है, इसने सहायक संधि फर्ता कब स्वीकार की थी? 1801 ईस्वी में स्वीकार की थी। अब बात करते हैं भैया अपने अवध की ही। देखो अवध भैया वैसे देखे तो अपने यूपी में है, ठीक है। अवध एक रियासत थी। देखो इस अवध जो रियासत है, इस अवध को भी भैया अंग्रेजों ने हड़प लिया था। कैसे हड़पा था, क्यों हड़पा था, किस प्रकार से हड़पा था, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक यहाँ से, एक प्रकार से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में ही यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो भैया 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या रहा था? भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसने भैया भारत में एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था गोद निषेध फर्ता या राज्य हड़प नीति या लेप्स नीति। एक ही बात है। अब ये नीति है क्या? गोद निषेध फर्ता नीति बोल दो या राज्य हड़प नीति या लेप्स नीति। मतलब डलहौजी ने यह कहा कि जिस राजा के पुत्र नहीं होगा, अर्थात जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसकी रियासत जो है वो किसके अधीन आ जाएगी? अंग्रेजों के अधीन आ जाएगी। मतलब जैसे मान लो कोई राजा है, उसके कोई भी संतान नहीं है, तो उसकी रियासत जो है वो किसके अधीन हो जाएगी? अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। इस प्रकार की नीति जो है, इसे ही कहते हैं गोद निषेध फर्ता या राज्य हड़प नीति। मतलब वह किसी को गोद नहीं लेगा, उसकी रियासत जो है वो किसके अधीन आ जाएगी? अंग्रेजों के अधीन आ जाएगी। और यह नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 से 56 तक ये क्या रहा था? भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1848 में यह नीति प्रारंभ की थी। अब इस नीति के द्वारा देखो डलहौजी जो है, इसने कई रियासतों को हड़पा था।
जैसे अपने सतारा है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, ऐसी कई रियासतें थी जिनको इस नीति के द्वारा हड़प लिया गया। लेकिन एक रियासत उनके हाथ नहीं आ रही थी और वह कौन सी थी? अवध। अब अवध को इन्होंने किस प्रकार से हड़पा उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया 1851 में डलहौजी ने कहा था भैया, एक पंक्ति कही थी, ये क्वेश्चन अभी अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल किसको कहा है? अवध को कहा है, ठीक है, कि ये गिलास फल जो है वो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। यह पंक्ति किसने और किस रियासत के बारे में कही थी? तो यह कही थी भैया 1851 में डलहौजी ने। किस रियासत के बारे में? अवध रियासत के बारे में। अब देखो आगे 1856 में भैया इस रियासत को क्या कर लिया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया। किस आधार पर हड़पा? कुशासन का आरोप लगाकर या अलोकप्रियता का आरोप लगाकर। मतलब डलहौजी ने कहा कि अवध का जो नवाब है वो अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहा है, वह जनता में लोकप्रिय नहीं है, वह क्या हो गया है? अलोकप्रिय हो गया है, इसलिए इसकी रियासत को हम क्या कर रहे हैं? हड़प रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति। तो इस प्रकार से 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। और अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ का शासक क्या है? अलोकप्रिय है, जबकि वास्तविकता यह थी कि भैया वहां का जो नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली शाह, जब वह लखनऊ से जा रहे थे, मतलब लखनऊ से उनको निकाल दिया गया था, उनको कहा कि आप कलकत्ता चले जाओ, लखनऊ से उनको विदा कर दिया गया। तो जब वो लखनऊ से आ रहे थे तब लोग जो है वो कानपुर तक उनके पीछे गए थे। मतलब नवाब जो थे वाजिद अली शाह, जब अंग्रेजों ने उनको लखनऊ से निकाल दिया और कलकत्ता के लिए रवाना किया, तो लोग जो है वो उनको इतना पसंद करते थे कि उनके पीछे पीछे लखनऊ से कहां तक आ गए? कानपुर तक आ गए, ठीक है। तब जो कुछ प्रेषक थे, कुछ व्यक्ति जो थे जिन्होंने यह घटना देखी, उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखनी है भैया, कौन सी रियासत के बारे में कही गई है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि साहब अंग्रेजों ने अवध रियासत जो है इसका अधिग्रहण क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि अवध को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा? तो कई कारण है भैया। पहला कारण जो था कि अवध जो है उसकी भूमि जो थी नील और कपास के उत्पादन के लिए अति उत्तम थी। वहां पर कपास और नील का उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, पहला पॉइंट। दूसरा है भैया अवध प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। मतलब अवध जो था वो उत्तरी भारत का, अपने उत्तरी भारत मतलब उत्तर दिशा की तरफ जो है वो अंग्रेज एक बड़े बाजार के रूप में इसको विकसित करना चाहते थे, इसलिए इसको हड़पना जरूरी था। तीसरा है कि 1850 तक लगभग अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मतलब 1848 में ये फरता स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यह नीति अपनाई गई थी और 1848 से लेकर 1850 तक जो है वो लगभग रियासतें जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पी जा चुकी थी। केवल एक यही रियासत शेष रह रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद जो भी नीति लागू की और उस नीति के आधार पर इस रियासत को क्या कर लिया? हड़प लिया। क्लियर है। अब यह यहाँ पर अपने एक ही क्रांतिकारी का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह है। मौलवी अहमदुल्ला शाह है और एक व्यक्ति और है शाहमल। ये दो प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इनके बारे में कई बार छोटे क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन सीधा भी पूछ ले कि मौलवी अहमदुल्ला के बारे में आप क्या जानते हो। तो देखो भैया मौलवी अहमदुल्ला शाह, पहली बात तो मौलवी कौन होता है भैया? जो इस्लाम धर्म की शिक्षा देता है, जो उपदेश देता है, जो इस्लाम का ज्ञान देता है, उसको क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं। और ये अपने हैदराबाद रियासत के थे। 1857 में हैदराबाद रियासत में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखो 1857 की क्रांति के ये एक प्रसिद्ध नेता, उपदेशक और पैगंबर थे
नेता तो थे ही थे। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था। उपदेशक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस्लाम धर्म का क्या देते थे? उपदेश देते थे। और पैगंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनता जो है वो इनकी बातों को सत्य मानती थी, इनकी बातों को स्वीकार करती थी, इनको एक्सेप्ट करती थी। इसलिए जनता ने इनको ईश्वर का दूत या ईश्वर का पैगंबर कहा। जनता में ये काफी लोकप्रिय थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के दौरान ये पालकी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। मतलब विद्रोह का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, लोग ज्यादा से ज्यादा क्रांति में भाग ले, इसके लिए पालकी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। और जब ये जाते थे तो लोग जो है वो इनके साथ में या इनके जो समर्थक होते थे वो ढोल नगाड़े बजाते हुए इनका स्वागत करते थे। इसलिए इनको डंका शाह भी कहा जाता है। लोग क्या बजाते थे भैया? डंके से ढोल बजाते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? डंका शाह भी कहा जाता है। 1856 में भैया ये लखनऊ में उपदेश देने गए थे। कहां पर? लखनऊ में उपदेश देने गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें उपदेश देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और 1857 में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन जेल से ये कुछ समय पश्चात रिहा हुए और 1857 की क्रांति का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। ये 1857 की क्रांति के एक बड़े ही वीर और बहादुर नेता थे। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाओ 1857 की क्रांति के दौरान अफवाहें और भविष्यवाणियां। और इसमें लिखो, मैं थोड़ा स्पीड से बोलूंगा इसलिए आप थोड़ा जल्दी लिखना या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। लिखो भैया, लोगों को विद्रोह में भाग लेने के लिए तरह तरह की अफवाहें एवं भविष्यवाणियों द्वारा इकट्ठा किया गया। जैसे मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बताया कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। विद्रोही सिपाहियों का कहना था कि वे इन कारतूसों को मुंह से खोलेंगे तो उनकी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक दूसरी अफवाह यह भी थी कि अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं एवं मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट किया जा रहा था। इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया। इसके अलावा एक अफवाह यह भी थी कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को ईसाई बनाया जा रहा है तथा साथ ही साथ में चपातियां बांटना भी एक विद्रोह का संकेत थी। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ भैया, सहायक संधि फर्ता। सहायक संधि फर्ता, और इसमें लिखो कुछ, लिखो भैया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह फर्ता लागू की गई। इसको लागू करने का प्रमुख उद्देश्य देशी राज्यों को हड़पना था। इसके लिए एक संधि का प्रारूप निर्मित किया गया। इसे ही सहायक संधि कहा जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है। नंबर 1, संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखनी होगी तथा उसका खर्चा भी उसी राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा। नंबर 2, संधि करने वाला राज्य न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। नंबर 3, संधि करने वाले राज्य की अंग्रेज बाहरी और आंतरिक रूप से रक्षा करेंगे।
ठीक है। अब हेडिंग लगाओ भैया, अवध में विद्रोह है, ओब्लिक लगा के कर लेना विलय, इस प्रकार से कर लो। ठीक है, इसमें लिखो भैया 1848 से 1856 तक के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहे, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार और रियासतों को हड़पने के लिए गोद निषेध प्रथा ओब्लिक राज्य हड़प नीति ओब्लिक लेफ्ट नीति या लेफ्ट सिद्धांत को अपनाया। ठीक है। 1851 में डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया गया। कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा अवध की रियासत में था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने एक अलोकप्रिय शासक बताया, जबकि सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा हो रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए। तब एक प्रेषक ने कहा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ठीक है, अब यहां पे हेडिंग लगाओ, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण के कारण। ठीक है, और इसमें एक नंबर एक लिखो, इसमें लिखो अंग्रेजों द्वारा अवध रियासत को हड़पने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर एक, अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की रुचि निरंतर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजों को यह प्रतीत था कि अवध की भूमि नील व कपास की खेती के लिए अति उत्तम है। नंबर दो, अवध प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। नंबर तीन, 1850 के दशक तक अंग्रेज देश के अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित कर चुके थे, अतः अब अवध पर भी नियंत्रण करना आवश्यक हो गया था। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ भैया, मौलवी अहमदुल्ला शाह है, इनके बारे में लिखो। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले एक प्रसिद्ध मौलवी थे। उन्होंने हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त की एवं कम उम्र में ही इस्लाम के उपदेशक बन गए। 1856 में उन्होंने गांव-गांव जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया।
तथा लोग उन्हें पैगंबर मानने लगे। ये जब किसी गांव में जाते तो लोग उनके साथ में ढोल नगाड़े बजाते थे, इसलिए इन्हें डंका शाह भी कहा गया। 1856 में जब अहमदुल्ला शाह लखनऊ में उपदेश देने के लिए गए तो अंग्रेज़ों ने वहां उपदेश देने से इन्हें रोक दिया तथा 1857 में इन्हें गिरफ्तार करके फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। जेल से रिहा होने पर इन्होंने 22वीं नेटिव इन्फैंट्री, सामने देख लेना लिखा हुआ है, 22वीं नेटिव इन्फैंट्री के विद्रोहियों, जेल से रिहा होने पर इन्हें 22वीं नेटिव इन्फैंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुना और इन्होंने चिन्हट, ये एक युद्ध हुआ था भैया 1857 क्रांति के समय, चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया। हेनरी लॉरेंस को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है। अब एक क्रांतिकारी और है भैया, उसके बारे में 2-4 लाइनें हैं, वो भी आप लिख लो। शाहमल, हेडिंग लगा लो शाहमल, ये भी अपने बुक में दिया हुआ है, 2-3 पंक्तियां हैं, कोई विशेष नहीं है, लिखो। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक जाट परिवार में हुआ। इनका परिवार 84 देश ब्रैकेट में कर लेना, 84 गांव में फैला हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में ऊंचा लगा रखा था, जिसे बड़ी कठोरता से वसूल किया जाता। इस कारण यहाँ के लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। शाहमल ने 84 गांव के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया एवं गांव-गांव घूमकर जनता को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। शाहमल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ। शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा करके उसे न्याय भवन की संज्ञा दी तथा वहीं से लोगों के झगड़ों व विवादों का फैसला करने लगा। शाहमल को लोग प्रेम से राजा कहकर पुकारते थे। जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है भैया, तो ये हो गया है अपने आज तक का टॉपिक। जितना आपने पढ़ाया उतना आपको लिखा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल भैया।